नोटबंदी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। आजाद भारत के इतिहास और वो पापुआ गिनी का जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अपने देश का। वो पैर छू रहा है क्योंकि मोदी जी उसको कुछ दे देंगे। जो आदमी इस समय देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है वो इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता है। जो नरेंद्र मोदी ने किया वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल इन सब की विरासत को मट्टी पलित करने का काम किया। तो मेरा ये कहना है देश तो संविधान से चल रहा है लेकिन मोदी सरकार मनुस्मृति के अनुसार चल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेशनल दस्तक पर। हमारे साथ हैं युवा नेता प्रशांत कनौजिया। आइए इनसे सीधे रूबरू कराते हैं आपको। प्रशांत जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन देश के लिए या जो चुनाव के मुद्दे हैं, 23 में भी 4 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और 24 में भी तो यहाँ लोकसभा का चुनाव है। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है 24 के लिए मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, 4 राज्यों के हिसाब से अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस समय इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आदमी इस समय देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है वो इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता है। इस देश में आप देखिए लगातार पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर करके देश के अंदर एक नफरत पैदा हुई है। तो मुद्दे तो 5 साल के होते हैं लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया वो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल इन सब की विरासत को मट्टी पलित करने का काम किया। आज देश के अंदर एक गजब की नफरत लोगों के बीच में पनप गई है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती थी, अशफाक बिस्मिल साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे। आज ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर अशफाक होते तो यही गोदी मीडिया, यही भक्त लोग अशफाक को टेररिस्ट बोल रहे होते, पाकिस्तान से जोड़ रहे होते, PFI से जोड़ रहे होते। तो मुझे लगता है आने वाला चुनाव ये देश बचाने का चुनाव है। आपने कहा प्रधानमंत्री देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं। ऐसे कौन से बयान प्रधानमंत्री के हैं जिससे आपको ये कहना पड़ रहा है? देखिए, बयान तो बहुत सारे नहीं हैं लेकिन बयान से ज़्यादा उनकी हरकतें, जो उनका एक्शन है और उनके मंत्रिमंडल के जो लोग हैं। अगर आपकी टीम खराब खेलेगी तो कप्तान दोषी ठहराया जाएगा। उनके ही मंत्रिमंडल के अनुराग ठाकुर यहीं दिल्ली में देश के गद्दार जैसे नारे लगाते हैं और फिर भी मंत्रिमंडल में बने रहते हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की सहमति है। तो हम इस सोच के खिलाफ हैं कि जो इस देश के अंदर गोली मारने की बात करता है, मॉब लिंचिंग की बात करता है, ये देश न्यायालय से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किसी मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा कि 4 लोग बैठकर पंचायत कर देंगे और किसी को कत्ल कर दिया जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा। नहीं तो किसने कहा कि देश मनुस्मृति से चलेगा? ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? हमारे देश में आज़ादी के बाद संविधान है, संविधान पाक किताब से देश चल रहा है। नहीं, ये बात सही है, देश संविधान के हिसाब से ही चल रहा है तभी इतना चल पाया है। लेकिन उसके बीच में जो नरेंद्र मोदी जी लाकर अभी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में से अंबेडकर साहब को सिलेबस से गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो एक मनुस्मृति के अनुसार ही हो रहा है। इस देश के अंदर EWS कोटा लाया गया ताकि दलित पिछड़ों को संस्थानों से दूर रखा जाए, ये भी मनुस्मृति के अनुसार हो रहा है। बहुत सारे मंदिरों में महिलाओं की एंट्री नहीं है, ये मनुस्मृति के अनुसार हो रहा है। तो मेरा ये कहना है देश तो संविधान से चल रहा है लेकिन मोदी सरकार मनुस्मृति के अनुसार चल रही है। तो जब देश और संविधान और मनुस्मृति में टकराव होगा तो हम मनुस्मृति के खिलाफ खड़े हैं और देश का अमूमन नागरिक जो है वो संविधान के पक्ष में खड़ा है। तो हमें पूरा यकीन है कि लड़ाई लंबी है। हो सकता है लोगों को डिसहार्टनिंग होते होंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा एक तरीके से निर्दयी आदमी जिसको अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं है वो सत्ता पे बैठा है, लेकिन वो आज न कल वो इस सत्ता से तो हटेगा ना। फिर आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी निर्दयी हैं। ये किस आधार पे? क्या उन्होंने ऐसा कह दिया कि आपको लगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री निर्दयी हो गया है? देखिए, 2000 का नोट उन्होंने लाया, नोटबंदी की। जब पिछली बार नोटबंदी की 100 से ज़्यादा लोग इसी नोट की लाइन में लग के मरे। उन 100 लोगों को, जो 100 से ज़्यादा लोग मरे, उनके परिवारों को आज तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है सरकार की तरफ से। और नरेंद्र मोदी बार बार कहते थे कि चौराहा बता देना, 50 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा। चौराहे पर लोग लेके खड़े थे। तो मेरा कहना है अब फिर उन्होंने 2000 की नोट बंद कर दिया। ये कोई मजाक चल रहा है, कोई फितूर चल रहा है, या आप कोई नशा कर रहे हैं कि नशे में कोई फैसला ले लिया और नशा उतर गया तो फैसले को पलट लिया? तो इस तरीके की हरकतें बताती है नॉन। क्या उनकी जो नीतियां हैं अर्थव्यवस्था को लेकर वो देश के लिए, देश हित में नहीं है? क्योंकि अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसको कहा गया भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या जो सपने दिखाए गए, क्या जो लक्ष्य थे वो पूरा नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। जब नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन लाया तो उन्होंने कहा कि इससे टेरर फंडिंग कट होगी, फिर बोला कि इससे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा। तो बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, काला पैसा आएगा। आया पैसा? कुछ नहीं आया काला पैसा। पैसा काला नहीं होता, ट्रांजैक्शन काला होता है। लेकिन तो एक बात तो सत्य मानेंगे ना कि हमारा जो इंडिया है अब डिजिटल इंडिया हो चुका पूरी तरीके से, क्योंकि आप
कहीं नारियल पानी पी रहे हैं या आप पान खा रहे हैं या आप पानी ही ले रहे हैं, बॉटल ले रहे हैं, तो आप उसे तुरंत डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। ये उपलब्धि है ना? ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि नहीं है, सोसाइटी इवॉल्व करती है ना, सोसाइटी इवॉल्व करती है। आज इंडिया में क्या दूसरे देशों में ये क्यूआर पेमेंट कोड नहीं हो रहा है क्या, डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है क्या? ये बोलना नरेंद्र मोदी ने कर दिया, और नरेंद्र मोदी ने कर दिया तो किसको किसका लाभ हुआ? आप रेलवे के अंदर क्यूआर कोड से पेमेंट करके दिखाइए। भारत सरकार की सबसे बड़ी इकाई है, भारतीय रेलवे में क्यूआर कोड नहीं चलता है, नहीं चलता। नहीं चलता। भारतीय रेलवे में आप कोई भी चीज़ खरीदिए क्यूआर कोड नहीं चलता, फ्लाइट के अंदर आप कोई भी चीज़ खरीदिए क्यूआर कोड नहीं चलता। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर नहीं चलता है? पूछिए ना, अगर डिजिटलाइजेशन किया है तो डिजिटलाइजेशन तो आपने नारियल पानी वाले का कर लिया, जो बेचारा 200 रुपया कमा रहा है, वो डिजिटल पेमेंट के नाम पे 2% फीस भी दे रहा है अपने ही पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। तो डिजिटल पेमेंट नरेंद्र मोदी का आइडिया बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बन रही है, नरेंद्र मोदी ने बनाया। क्यूआर कोड पेमेंट एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया, ऐसा तो नहीं सरकार का इनिशिएटिव था। सरकार कमीशन दे, उसकी मदद करे, वो एक अलग बात है। बीजेपी तो इस पर भी तारीफ करती है सरकार की कि भाई जो 5G आया ये भी उपलब्धि है बीजेपी की, ऐसे भी नेता लोग बयान दे रहे हैं। अब बोल देंगे कल ये देश के अंदर जितने बच्चा पैदा हो रहा है, ये पेड़ पौधे बड़ा हो जा रहा है, इसमें मोदी जी की उपलब्धि है। अरे समाज समय के साथ बदलता रहता है, समाज आगे बढ़ता रहता है। कल समाज में नई नई चीज़ें ईजाद होती रहती हैं, तो इसके लिए सरकार क्या जिम्मेदार है? सरकार का जो काम है उस देश के नागरिकों को नौकरी देने का है। जो सरकार फेल हुई है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पर इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय और रेडी पटरी वालों की आमदनी कम हुई है। इस देश के अंदर लोग 1600, 1700 किलोमीटर पैदल चलकर घर पे मरते हुए घर पे गए। क्या 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई विकास नहीं किया? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ वादा किया? नहीं, विकास हुआ है। उन्होंने 2 आदमी का बड़ा विकास किया है, वो भी दोनों भारतीय हैं, अडानी और अंबानी। इनका बहुत विकास किया है। अभी अडानी ने हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 1200 करोड़ का, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक कंपनी को 980 करोड़ में। तो 250-300 करोड़ तो ऐसे ही खा गया। सरकार चाहती तो 900 करोड़ में सब कॉन्ट्रैक्टर को ही दे देती, तो सरकार का पैसा बचता। अनिल अंबानी ने इतनी बड़ी चोरी की, कहाँ हुए जेल में? आप 10,000 रुपया क्रेडिट कार्ड मिस कर जाइए, आपके घर पर ला के तकाजा करेंगे। ये 40-40 हज़ार करोड़ रुपया, इधर 10,000 करोड़ रुपया देश का खा के बैठे और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी नरेंद्र मोदी इनका विकास चाहते हैं ना। अडानी ने बताइए अडानी के शेयर को कहाँ पहुँचा दिया। वो आदमी $130 बिलियन पर बैठा हुआ था, जब पोल पट्टी खुली तो आके आज धड़ल्ले से $45 मिलियन पर बैठा हुआ है। यानी एक मैनिपुलेशन करके नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी की आमदनी को देश की आमदनी बनाई। पर मुझे लगता है सड़क पर बैठा वो रेडी लगाने वाले की अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है तो इस देश का कोई भला नहीं हो रहा है। 24 के मुद्दे क्या रहेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, या फिर जो धर्म की राजनीति घुस चुकी है वही रहेगा? देखिए, भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ। एक भ्रष्टाचार बताइए। नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। नोटबंदी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता आजाद भारत के इतिहास का। कांग्रेस कहती है सबसे बड़ा घोटाला, आप भी वही कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस क्या कहेगी? जो सत्य वही कह रहे हैं। विपक्ष में रहने के नाते हम ये मानते हैं कि नोटबंदी आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। जितने बड़े लोग थे सबका पैसा बदल गया, जितने गरीब लोग थे बेचारे मर गए लाइन में लग के। ये स्कैम ही है ना, ये स्कैम ही है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया, जिस तरीके से अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोल माइनिंग का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, नेपाल के अंदर। अरे तो अपने देश के हैं वो मिलने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या वही है क्या? और भी हैं इस देश के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश का जब तक MSME जो मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब तक वो नहीं बढ़ेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपके घर के अंदर 4 भाई हैं और उनमें से एक भाई अगर करोड़पति और 2 भाई अगर रोडपति हैं, तो बड़े भाई को गालियां पड़ेंगी, लोग थूकेंगे कि कैसा बड़ा भाई है कि इसके घर में 2 छोटे भाई रोड पे पड़े हुए हैं। तो इस देश की नैतिक जिम्मेदारी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक आदमी के पास, आपके मोहल्ले में एक आदमी के पास 100 करोड़ रुपया, तो कोई कहेगा ये अमीरों का मोहल्ला है क्या? नहीं, उस मोहल्ले में जब सबके पास 50 लाख रुपए होंगे तब वो कहा जाएगा ये अमीरों का। तो मूल्यांकन का तरीका भी तो होता है। अगर कोई देख रहा है कि भाई इस मोहल्ले में ये हवेली सबसे अच्छी है, तो देखने वाले का तरीका होता है, भाई कहेगा ये मोहल्ला अमीर है, दूसरा जाएगा बोलेगा ये मोहल्ला गरीब है। तो मूल्यांकन का तरीका भी तो होता है। में रहने वाला वो व्यक्ति अमीर हो सकता है, मोहल्ला अमीर नहीं हो सकता। मोहल्ला वो अमीर होता है जहाँ सब लोग अच्छे जीवन जीते हैं। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई हम इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। 24 में कौन? 24 में अभी कुछ तय होना है। हम लोग बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस पर मुझे लगता है कि अब वक्त हाथ चला है। ऐसे व्यक्ति को जो अनपढ़ है, वो फोटोजेनिक, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं फोटो देख के पढ़ता हूँ। बताइए प्रधानमंत्री है क्या ये? ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है क्या आपने?
गांव का प्रधान चुनने के लिए आप बोलते हो पढ़ा लिखा विश्वगुरु आदमी बना दिया भारत को, अब क्या चाहिए आप लोगों को? अरे भाई विश्वगुरु कौन सा विश्वगुरु बना भाई? भारत जहाँ भी जाते हैं लोग ऑटोग्राफ चरणों में पड़ जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष देखिए आप मेरे को 100 करोड़ रुपया दीजिए, मैं अभी सबसे ऑटोग्राफ लेंगे मैं सब मेरा यहाँ। इवेंट मैनेजमेंट को आप पॉलिटिकल नाम दे मतलब रहे आप ये कह रहे हैं तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो भी ऑटोग्राफ ले रहा है, जो भी पैर पड़ रहा है, वो मैनेज्ड है। हो। बिल्कुल इट्स इवेंट मैनेजमेंट है। अमेरिका में चुनाव होना है, अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है उसका वोट लेने के लिए आप क्या करेंगे? मोदी जी की तारीफ करेंगे। और वो पपुआ गिनी का जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अपने देश का, वो पैर छू रहा है क्योंकि मोदी जी उसको कुछ दे देंगे। वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, भ्रष्टाचारी पैर छू रहा है कि वाह गुरु आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो मैंने देखा नहीं, वो उस लिए पैर छू रहा है। ये मीडिया वाले गलत दिखा लेकिन रहे हैं। लोग माफ नहीं करेंगे आपको अगर प्रधानमंत्री को आप कहेंगे भ्रष्टाचारी, क्योंकि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दिया उन्होंने। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, गरीबों को कहा है कि तुम्हारे थाली का रोटी भी छीन लूंगा और अपने दोस्त अडानी अंबानी को खिला दूंगा। खाओ और खाने का बात नहीं होता है। सरकार कहाँ करप्शन नहीं है? पूरी दुनिया में अमेरिका में करप्शन नहीं है क्या? देखिए जो नरेंद्र मोदी ने देश को जिस स्थिति में डाला है कि वेल्थ जो है वो कंस्ट्रेन हो रहा है कुछ लोगों के पास। जो कंपनी में आप 20,000 में नौकरी कर रहे हैं, कल वही अडानी अंबानी आपको 12,000 देंगे तो आपकी मजबूरी बन जाएगी काम करना, आपकी मजबूरी हो जाएगी। नीतियां तो नौकरशाह बनाते हैं ना। अरे नौकरशाह बनाते तो क्या मोदी जी की कोई हैसियत नहीं है क्या? क्या उनकी कोई सोच नहीं है क्या? बोल रहे हैं IAS PCS को हम आदेश दे देते 9 बजे ऑफिस आ जाना, उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया नौकरशाह ज़्यादा हावी है। भाई आप नौकरशाहों को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इनकॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री माने जाते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो अगर नौकरशाहों के बोलचाल की में कर चलने का काम करता है, उनकी ज़्यादा सुनता है, तो उससे ज़्यादा कमज़ोर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं युवा नेता, उभरते युवा नेता प्रशांत कनौजिया, जिनकी बात आपने सुनी। तमाम मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की और जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर इनकी राय हमने जानने की कोशिश की। कैसी लगी ये बातचीत आपको? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।